राधे राधे बच्चों। अब हम एनसीईआरटी का 14th टॉपिक करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कई सारे न्यूमेरिकल्स इससे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किरचॉफ्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। हम पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए हम 4 रजिस्टर्स लेते हैं, R1, R2, R3 और R4। उन 4 में से 3 की वैल्यू नोन होती है और एक अननोन होता है। तो हमारे पास में R1, R2 और R3 नोन है और एक अननोन है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, इस क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल हुए। पहला डायगोनल है BD और दूसरा डायगोनल है AC, जो हमने यूँ बाहर की तरफ बनाया है। तो हम 4 रजिस्टर्स को एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 रजिस्टर तो जो हैं नोन है और एक अननोन है। एक डायगोनल में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, और दूसरे डायगोनल में हमने बैटरी लगाई है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। तो जिस डायगोनल में गैल्वेनोमीटर है उसे गैल्वेनोमीटर आर्म कह सकते हैं, और दूसरे डायगोनल में हमने बैटरी लगाई है। तो अब आगे समझते हैं बेटा। अब जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, इन चारों ब्रांचेस में करंट फ्लो होगा और साथ ही गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में भी करंट फ्लो होगा, जिससे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि सभी ब्रांच में करंट फ्लो होता है और साथ में गैल्वेनोमीटर में भी। हम इंटरेस्टेड हैं व्हीटस्टोन की बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस्ड स्टेट में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट IG 0 है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब इस वाली ब्रांच में करंट कब 0 होगी बेटा, जब B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, मतलब VB इक्वल टू VD। अब ये पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो बैलेंस्ड स्टेट का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट नहीं है, और उसके लिए ज़रूरी है B और D का पोटेंशियल सेम होना। ठीक है, तो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस सिचुएशन में देखो, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये जो I2 है और I4 है ये बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से I1 और I3 बराबर होंगे। ठीक है, अब हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन से लूप में, A B D A और B C D B A में। तो अब समझिए, समझते हैं। आप A से B गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल फॉल होगा, तो ये आपके पास में आया -I2 R2। अब इस वाले में गए तो यहाँ पर तो आपके पास में करंट ही नहीं है, तो भूल जाओ इसको। अब यों जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए तो आपके पास में देखो, गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट में करंट 0 है तो इसलिए 0, और उसके बाद में I1 R1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लूप B C D B में आप B से C आए, करंट की डायरेक्शन में आए तो पोटेंशियल फॉल होगा, तो -I4 R4। अब C से D गए, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए, पोटेंशियल गेन होगा इक्वल टू 0। अब देखिए, इक्वेशन 3 से आप I1 अपॉन I2 को क्या लिख सकते हो, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो I1 बाय R2 को आप क्या लिखोगे, R2 बाय R1। इसी तरह से इक्वेशन 4 में I3 बाय I4 करोगे तो वो आपके पास में आया R4 बाय R3। अब समझिए, अपन ने पहले ही पढ़ा था I2 इक्वल टू I4,
और I1 I3 बराबर है ना। तो इक्वेशन 2 हमें कहती है I2 इक्वल टू I4। तो हमारे पास में I1 बाय I2 I3 बाय I4 के इक्वल है, और I1 बाय I2 क्या है, R2 बाई R1, और I3 बाई I4 क्या था, R4 बाई R3। तो ये हमारे पास में बैलेंस्ड स्टेट की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं बेटा। तो हमारे पास में यहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो R2 R3 इक्वल टू R1 R4। अब आगे बात करेंगे, ये सिचुएशन बैलेंस्ड स्टेट में होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का या इसकी बैलेंस्ड स्टेट का यूज कैसे करते हैं, तो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है समझना। इट इज अ प्रैक्टिकल मेथड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, R4 अननोन है और R1 R2 नोन है। तो हम R3 की वैल्यू को इस तरह से चेंज करते हैं जब तक कि गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। तो उस वक्त हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अभी हमने दो ब्रांच देखी है, गैलोनोमीटर ब्रांच थी और ये वाली ब्रांच थी। तो ये जो ब्रांच है ये कॉन्जुगेट ब्रांच है। ठीक है, और R1 R3 वाली पार्ट ये वाला ये रेशियो आर्म्स है। ठीक है, इनको कॉन्जुगेट आर्म्स क्यों कहते हैं, जो डायगोनल हैं उनको कॉन्जुगेट आर्म्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर बैलेंस्ड स्टेट में गैलोनोमीटर और सेल को चेंज कर देते हैं तो इसकी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज समझ लिया, लेकिन इसकी अप्रोच को हम एक बार वापस समझते हैं जनरल वे में। एनसीईआरटी में R1 R2 R3 R4 के हिसाब से दिया है, बाकी सभी बुक्स में PQRS की फॉर्म में होता है, बराबर है, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों चीज़ों का रिजल्ट सेम आता है। इसमें भी बैलेंस करेंगे तो PS इक्वल टू QR। ओके, यहाँ पर S अननोन है, अधिकतर हम ये लेते हैं, ये रेशियो आर्म्स लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अगर हम इसको किरचॉफ से समझने की कोशिश करें तो ये करंट आई, यहाँ पे करंट दो पार्ट्स में, मान लिया इसमें अगर I1 है तो इसमें I माइनस I1 आएगी। अब ये करंट यहाँ पे जाके फिर इस तरफ चली गई IG, तो यहाँ पर आने वाली करंट I माइनस I1 प्लस IG, तो यहाँ पर कितनी जाएगी, I माइनस I1 प्लस IG, और इस तरफ कितनी आएगी बेटा, I1 माइनस IG। ठीक है, और यहाँ पर आने वाली टोटल करंट वापस आई हो गई। अब लूप ABDA में आप A से B गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस I1P। अब B से D आए, करंट की डायरेक्शन में गए, माइनस IG टाइम्स ऑफ G। आप D से A आ रहे हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। इसी तरह से BCDB लूप में आप B से C की तरफ आए, करंट की डायरेक्शन में, ये नेगेटिव हो जाएगा। C से D करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, फिर D से B करंट के अपोजिट वापस पॉजिटिव। बैलेंस्ड स्टेट की बात करेंगे तो IG को 0 लेना है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो इक्वेशन 1 से हम क्या लिखेंगे, I1P प्लस दिस इक्वल टू 0। ट्रांसपोजिशन करके पॉजिटिव करके लिखा जा सकता है। इसी तरह से इक्वेशन 2 में यहाँ पर 0, ये 0, ये 0, तो बचेगा क्या, माइनस I1Q प्लस I माइनस I1 टाइम्स ऑफ S। ठीक है, वापस ऐसे लिख दिया इसको। अब इनमें अगर हम डिवीजन लेते हैं तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। तो हमने व्हीटस्टोन को किरचॉफ के एप्लीकेशन से भी समझ लिया। तो बैलेंस्ड स्टेट में आमने सामने के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन PS
इक्वल टू QR। ये बैलेंस्ड स्टेट की पहचान होती है। चलिए बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। राधे राधे।